इकट्ठा कर दिया जाता था। तो ये हम कह सकते हैं, ये होता है पोर्ट होल बेटा। नेक्स्ट है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव है एक, जहां एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र पाई गई है। इनाम गांव मानचित्र 2 में पृष्ठ नंबर 14, इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यह भीमा की जो सहायक नदी है वो वहाँ के एक घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। अब कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 3600 से लगभग 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। वयस्क लोग जो मतलब जवान होते थे, जब वो मृत हो जाते थे तो उनको गड्ढे में गड्ढा खोदकर उसमें सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर दिशा की तरफ किया जाता था। तो पैर सोचो किस दिशा की तरफ होंगे, सोच के बता, कमेंट जरूर करना वीडियो में कि अगर उत्तर दिशा में किसी व्यक्ति का सिर है लेटे हुए तो उसके पाँव किस दिशा में होंगे, और वो सीधा लेटा हुआ है। ठीक है, ये मत कहना कि उसने पाँव बीच में से मोड़ रखे हैं। ऐसे बर्तन जिनमें, और उसके अलावा क्या कह रहा है, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। खाने पीने से भरे हुए बर्तन वगैरह भी उसके कब्रों में रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। शव के पैर क्या थे, मुड़ चुके थे। तो देखो एक शव के बारे में बताया गया है कि लगभग 5 उस जो थे, कितना मतलब एक बड़ा वो बताया गया है कि एक आदमी जो है वो 5 कमरों वाले मकान के आंगन के बीच में दबाया गया। 4 पैर वाले मिट्टी के एक मिट्टी का संदूक था जिसके 4 पांव लगा रखे थे, उसमें उसको दफनाया गया। और बस्ती के बीच में बसा था ये परिवार, ये घर। तो बहुत ही बड़ा घर बताया जाता है। घर में अनाज का गोदाम भी है और शव जो मिला है उसके पैर मुड़े हुए थे। आगे क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। अब जो कंकाल की जो अध्ययन किए जाते हैं उससे क्या जानकारी मिलती है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में बीच में कोई फर्क नहीं किया जाता। देखो जब कंकाल मिलता है, अगर वो छोटा बच्चा है तो उसमें लड़की है या लड़का है ये अंतर नहीं किया जा सकता, ये आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। क्या हम पता कर लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का है? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर उसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिले तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी तो आभूषण पहनते हैं। अब कोई जरूरी थोड़ा है बेटा कि जो औरतें हैं वही आभूषण है वो पहनती हैं, पुरुष भी तो बहुत सारे जो हैं जो आभूषण पहनते हैं, उनको भी तो ये शौक होता है। तो आगे कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है उसकी हड्डियों की जांच करना। चूंकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब जो उसके बम होते हैं, जो मतलब लेडीज़ के, हम ये कह सकते हैं वो पुरुषों से, जेंट्स से क्या होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, जो कूल्हे होंगे, जो बैक होती है वो। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। मतलब ये समझ कैसे बनी है, ये लोगों ने आधुनिक आधार पर, आज की जो स्टडी है उसके आधार पर ये समझ बनाई है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। इंपॉर्टेंट है, 2000 साल पहले चरक नाम के वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। चिकित्सा शास्त्र का मतलब है बेटा जो मेडिकल स्टडी होती है, डॉक्टरों की जो पढ़ाई होती है, उसके अंदर उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। मतलब चरक अपने ही नाम से उस किताब का नाम लिखा, जिसमें बहुत सारे जिक्र किए गए हैं मेडिकल के अंदर। आज भी मतलब उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आज भी डॉक्टर यूज़ करते हैं। वे कहते हैं, उस किताब में उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब उसने क्या बताया, 360 हड्डियां बताई हैं, लेकिन आज हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि 206 हड्डियां होती हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बताई है उसने। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियां, जोड़
हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब हो सकता है उसने ये सारी संख्या कैसे बताई हो, उसने दांत और जो हड्डियों के जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, तो उनको भी काउंट कर लिया हो। तो बहुत सारी हड्डियों को जिनको इसमें हम काउंट नहीं करते। आज हम दांतों की हड्डियों को अलग से स्टडी करते हैं और जो जोड़ होते हैं उनको अलग से। वैसे हम सामान्य पुरुष में या मनुष्य में जो हड्डियां होती है वो 206 होती हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से कंकालों का अध्ययन किया जाता था और किया जाता है। कंकाल हमें अध्ययन के बारे में ऐसे बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अब जो इनाम गांव था उसके लोगों के काम धंधे क्या थे, वो क्या काम धंधे करते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा लगाया जाता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। मतलब जो हड्डियों के ऊपर काटने का निशान है ना जानवरों की हड्डियों पर, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये इन जानवरों को ये यहाँ के लोग खाते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको खाया जाता होगा। अब ये मर जाते होंगे तो इनकी हड्डियां, इनको दफनाया जाता होगा या कहीं भी पड़े पड़े ये सड़ जाते होंगे तो इनकी हड्डियां भी मिली हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्रित की जाती थी। रस भरियां मतलब जो बेरीज होती हैं जिसमें जो रस से भरी होती हैं, ठीक है, बेरीज जो होती हैं वो चीज़ें भी यहाँ पर इकट्ठा की जाती थी। तो यहाँ से हमें पता चला कि लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे, जो गेहूँ, जौ, चावल उगाते थे, मटर उगाया जाता था, तिल वगैरह। कई तरह के जानवर भी पाले जाते थे जिसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, भेड़ वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अगर फल फ्रूट की बात की जाए तो बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की जो बेरीज होती थी, रस भरियाँ होती थी, वो भी यहाँ पर पाई गई हैं। उनके भी अवशेष मिले हैं, मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है। आगे कुछ एक स्रोत दिया गया अन्यतर। एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हमें यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। मतलब लेखन कला है ना, जो लिखने की कला है, वो चीन में बहुत ही प्राचीन मानी जाती है, बहुत पुरानी। लगभग 3500 साल पहले भी चीन के अंदर लिखने का काम होता था। ये एक चित्र भी दिया गया है लिखा हुआ। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। मतलब जो लिखने का काम कहाँ किया जाता था, जानवरों की जो हड्डियां होती थी, इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था, भविष्यवाणी करने वाली हड्डी, कि ये भविष्य बताती है हड्डियां, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे। मतलब क्या करते थे, अलग अलग हड्डियों पर राजा अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग सवाल लिखवा लेता था, क्वेश्चन, कि क्या वो युद्ध जीतेगा, क्या फसल अच्छी होगी, क्या उसे पुत्र होगा। फिर इन हड्डियों को क्या किया जाता था, इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता, जो भविष्य बताने वाला होता था ना, वो इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करता। मतलब ये हड्डियां आग में डाल दी जाती थी, फिर इनके अंदर दरार पड़ जाती थी, तो उन दरारों के हिसाब से जो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति होता वो बड़े ध्यान से देखता और भविष्य कर देता था। कभी कभी उसकी भविष्यवाणी गलत भी हो जाती थी और कभी कभी ठीक भी हो जाती थी। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। अब देखो, चाइना की बात की जा रही है, इन लोगों को लोहे का इस्तेमाल करना नहीं पता, कांसे का पता है, ठीक है, लेकिन लोहे का वहाँ पर कोई ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया। तो ये एक चीन के बारे में दिया गया है। तो ये था बेटा हमारा 4th चैप्टर, क्या बताती हैं कब्रें और ये सब। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। एक मैप की बार बार जिक्र हो रहा था कि 14 पेज पर मैप है, तो वो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस मैप में क्या दिखाया गया है। कुछ चीज़ों के नाम आए थे, देखिए ये रहा वो मैप। ब्रह्मगिरी की बात हुई थी, ये रहा ब्रह्मगिरी, ठीक है। और भी कई नाम आए थे जो हमारे चैप्टर में, उनको आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर महापाषाणिक पुरास्थल की बात आई थी, तो जो ग्रीन है ये महापाषाण पुरास्थल है, ये भी महापाषाणिक है, ठीक है। तो ये महापाषाणिक पुरास्थल हैं। और भी कई जो उसमें इनाम गांव की जिक्र हुआ, देखो ये रहा इनाम गांव, ठीक है। ये गोदावरी नदी है और इसके आसपास, मतलब कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच सी में यहाँ पर दिया गया है। तो ये इनाम गांव है, जहाँ के बारे में हमने फसलें, कब्रें वगैरह का जिक्र पढ़ा था। तो ये था वो बेटा मैप जिसका बार बार जिक्र किया गया था। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव अ गुड डे।